नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। ये हमारा लेक्चर नंबर 28 होगा। और जैसा कि हमने इसके पहले पढ़ा था मृदा प्रदूषण के विषय में, हमने लगभग हर एक एक्सपेक्ट जो होना चाहिए, जो एग्ज़ाम में आ सकता है, जहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, वही बता दिया। मृदा प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या करना है, आगे की राह क्या होनी चाहिए, इंटरनेशनल स्तर पर क्या हो रहा है, भारत के द्वारा क्या किया गया है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड को कैसे अप्लाई किया गया है, वो जो कुछ जितना था हमने लगभग जान लिया है। हाँ, थोड़ा सा मृदा प्रदूषण जैसे आप करंट में भी आएगा तो उसको आप इसको पढ़ने के बाद आप उसको भी अपडेट कर सकते हैं और आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा ये लेक्चर ध्वनि प्रदूषण पे है। ध्वनि प्रदूषण चाहे जितना लंबा हो चाहे जितना छोटा हो, कोई मतलब नहीं है। ये पूरा ध्वनि प्रदूषण पे ही लेक्चर बनाऊंगा मैं, क्योंकि इंडिविजुअल लेक्चर पढ़ने से आपको भी फ़ायदा होगा कि पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि सीक्वेंसिंग करने भी सही आसानी होगी कि चलो यहाँ से ये लेक्चर पढ़ लिया तो हमारा मृदा प्रदूषण कंप्लीट हो जाएगा। जो 2, 4, 10, 12, 15 मिनट जो भी जितने मिनट की वीडियो भी होगी वो कंप्लीट हो जाएगा। जो डेली देखने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं देखते हैं वो और अच्छा करते हैं, क्योंकि स्वतंत्र भारत में है, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, सब अपना अपने हिसाब से सोचते हैं। तो चलिए देर न करते हुए ध्वनि प्रदूषण के विषय में जानते हैं। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण जैसा कि आप लोग देखते होंगे, कॉमन सी बात है कि आपके घर के बगल में बारात आई हुई है और आप भी बाकायदे नागिन डांस पे पूरी तरह मस्त हैं। और आजकल तो नागिन डांस ऐसे होते हैं कि सच में नागिन निकल आती है। एक बार ऐसे हुआ था कि हमारे यहाँ बेसिकली एक बारात गया था मैं, तो बारात में थोड़ी दूर पे बारात थी, और बारात थी वो जैसे थोड़ा ऊंचा टाइप का होता नहीं है, जहाँ पर पहले किसी प्रकार से बन जाता है, पहाड़ वहाड़ साइड में होता है ना, वो अपने साइड में बहुत कम होता है वहाँ गांव वगैरह में, क्योंकि यूपी और बिहार में चीज़ें थोड़ा कम होती हैं, सब प्लेन एरिया है। तो थोड़ा ऊंचे साइड में था जहाँ बारात रुकी हुई थी, और मिट्टी उट्टी काफ़ी पड़ी हुई थी वहाँ पे, और चारों तरफ ना पेड़ पौधे को बहुत ज़्यादा थे। बारात आई, लड़की की बारात आई थी, बारात आई और नागिन डांस पे वो चिल्लाने लगे, नागिन डांस लगाओ, नागिन डांस लगाओ। नागिन डांस लगा दिया, नागिन डांस लगाया। उसके बाद कम से कम 2 या 3 मिनट वो धुन बजी होगी। उसके बाद सच में आके बीच में वो सांप लौटने लगा बीच में। तो अब सब बीच में लौटने लगा तो सब चिल्ला चिल्ला के भागने लगे। तो वहाँ पे जो डीजे काम कर रहा था वो हमारे लिए ध्वनि पोल्यूशन का काम कर रहा था। ध्वनि प्रदूषण जो होता है उसी डीजे से ज़्यादा होता है, फैक्ट्रियों से ज़्यादा होता है, ट्रेन के हार्न से ज़्यादा होता है। अगर आपने कभी बस के हार्न से होता है तो वो हार्न आप कभी सुन नहीं सकते। डीजे के आग सामने खड़े हो जाओ, बेहोश हो जाओगे। नॉर्मल कमज़ोर लोग नहीं सुन सकते, या कुछ देर बाद आपको चक्कर आ जाएगा, क्योंकि मुझे 1-2 बार आ चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो ये मेरे पर्सनल केस में मुझे आया है, तो इसलिए मेरा मानना ये है कि ऐसा नहीं दूसरे को नहीं आ सकता, हो सकता है ना भी है, लेकिन मेरा मानना है कि आप जस्ट डीजे के सामने जहाँ बहुत तेज़ से साउंड बज रहा है वहाँ पे अगर खड़े होते हो तो आपके कान के पर्दे ही फट सकते हैं। तो नागिन डांस से बचिए और थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए। तो आइए देखते हैं अपना ध्वनि प्रदूषण का नागिन डांस। ध्वनि को डेसिबल डीबी जिसके कहते हैं मापा जाता है। यूपी पीसीएस में इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी पीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि नॉर्मली ये हर जगह पे ये डिफाइन करने के लिए आतुर रहते हैं कि ये यूपीएससी में आया, ये यूपी पीसीएस में आया। तो वो इसलिए मैं रहता हूँ कि 1990 से लेकर 2021 तक में जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं, और 2022 का तो छपके आता नहीं है, वो तो आपको देना है, उसके बाद आप 2023 में लोगे तो आएगा। उन सब को कम से कम मैंने 12 से 15 बार रिवीजन किया है। इतना ज़्यादा उनकी एनालिसिस की है कि मुझे एक एक टॉपिक याद है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसी में नहीं, मैं सब जगह बता सकता हूँ, कहाँ वहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट की बात पूछ लो, यही बात नहीं है। इसलिए ध्वनि प्रदूषण एक ऐसा टॉपिक है जहाँ यूपी पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि एक बात बताओ कि पत्तों की सरसराहट
कितने डेसिबल के अंतर्गत आती है अभी आपको यहाँ दिख भी जाएगा। और आप उठा करके क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, जो भी यूपीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, अगर ना मिल जाए तो बस ठीक है भाई, फिर समझ लीजिए मैंने गलत बोला, और क्या बोल सकते हैं। डेबी में नापा जाता है डेसिबल में। 10 डेसिबल की वृद्धि, 10 डेसिबल की वृद्धि लगभग दुगनी होती है और लाउडनेस भी वृद्धि करती है। एक व्यक्ति को या की के जो भी हों, क्योंकि इसमें उस हिसाब से लिखा नहीं है, थोड़ा हिंदी मिस्टेक है। एक व्यक्ति को सुनने की क्षमता, जो एक व्यक्ति के सुनने की क्षमता होती है, उससे क्षतिग्रस्त होती है। और अगर समय की एक लंबी अवधि में 75 या 75 डीबी से अधिक शोर के स्तर को उजागर किया जाना कठिन हो सकता है। मतलब कहने का कि ये जो ध्वनि प्रदूषण है, ये जो ध्वनि प्रदूषण है, उससे आप ये समझ लीजिए कि एक लंबी अवधि तक नहीं झेल सकते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको पता लग ही जाएगा कि कुछ सुनाई दे ही नहीं रहा है, खत्म हो गया, ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, दोनों। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश के अनुसार घर के अंदर ध्वनि का स्तर 30 डेसीबी या डेसिबल होना चाहिए। अगर हम आगे बात करें तो परिवेश ध्वनि स्तर निगरानी की बात करें तो ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण विनियमन अधिनियम 2000 विभिन्न क्षेत्रों के लिए परिवेशी ध्वनि के स्तर को परिभाषित करता है। आजकल क्या होता है, आपने देखा होगा कि रात में 10 बजे के बाद डीजे नहीं लगा सकते, 12 बजे के बाद डीजे नहीं चालू कर सकते, क्योंकि जनता सो रही होती है। अब आप डीजे लगा करके मस्ती कर रहे हो तो जनता तो जगेगी ना, लोग जगेंगे। जनता में लोग आते हैं, एक एक व्यक्ति सबकी बात तो नहीं कर सकते, इसलिए जनता की बात करो आप। अब कोई दिन भर थक मार के आ रहा है, रात में आप उसके सर पे डीजे बजाओगे तो फिर अगले दिन उसको फिर वही काम करना है, तो कैसे चलेगा, तो नहीं चल पाएगा। इसीलिए ठीक, ये ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और विनियमन नियम 2000 लाया गया और उनको विभिन्न क्षेत्रों में परिभाषित किया गया। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो वहाँ पर 75 डीबी डेसिबल से 70 डेसिबल, दिन का समय सुबह 6 से 10 बजे और रात का 10 से 6 बजे तक 75 डेसिबल के 75 डीबी दिन के समय की अनुमति होती है और 70 डीबी रात के समय, क्योंकि रात थोड़ा क्या होता है, शांत होती है तो आवाज़ फ्रिक्वेंटली थोड़ा तेज़ी से दूर तक जाती है। ठीक, वाणिज्यिक क्षेत्र की बात करें तो 65 से 55 डेसिबल, आवासीय क्षेत्र की बात करें तो 55 से 45 डेसिबल और शांत क्षेत्र में 50 से 40 डेसिबल होना चाहिए। यह है ध्वनि प्रदूषण। देख लीजिए, अंतरिक्ष रॉकेट जो होता है वो 180 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण के साथ निकलता है। आपने कभी मिसाइल टेक्नोलॉजी में जब आप कभी उड़ान भरने वाला हो, टेस्टिंग स्टार्ट होने वाली होती है, तो आपने देखा है कि श्रीहरिकोटा के अगर आप देखें ना तो कम से कम 10 किलोमीटर दूर लोग खड़े होकर सुन रहे हो, देख रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, और बीच में कहीं से वो रॉकेट निकलता है, कितनी आवाज़ तब भी सुनाई पड़ती है भयंकर वाली। तो रॉकेट वही दिखा रहा है कि अंतरिक्ष यान रॉकेट प्रक्षेपण यान जो होता है वो 180 डेसिबल ध्वनि। सायरन जो बजता है वाली वो 150 डेसिबल। जेट विमान की बात करें तो 140 डेसिबल। हवाई जहाज की बात करें तो 100 से 180 डेसिबल ध्वनि। मशीनों से या ट्रकों से बात करें तो 80 से 100 डेसिबल ध्वनि। कार की बात करें तो 80 डेसिबल और सामान्य बातचीत की बात करें तो 30 से, यहाँ पे नोट नहीं है, नोट कर लीजिएगा, ये 30 के ऊपर से लेकर के 60 तक होता है। और इसी में अगर हम पत्ते की बात करें, पत्ते जो होते हैं वो उनकी जो सरसराहट होती है वो 10 से 15 के बीच में होता है। कहीं कहीं पर ये 20 भी लिखा हुआ है, 20 डीबी। ठीक, यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। इसी पे क्वेश्चन पूछा था यूपीपीएससी में। भारत सरकार की अगर हम बात करें तो वो यह कह रहे हैं कि भारत सरकार ने मार्च 2011 को एक रियल टाइम परिवेश और निगरानी, शोर निगरानी नेटवर्क शुरू किया है। इस नेटवर्क के तहत पहले चरण में 7 महानगरों दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, बम्बई, बेंगलोर, चेन्नई, लखनऊ में
विभिन्न शोर क्षेत्र में 5 रिमोट शोर निगरानी टर्मिनल स्थापित किए गए हैं। द्वितीय चरण में बात करें तो अन्य 35 निगरानी स्टेशनों को उन्हीं 7 शहरों में स्थापित किया गया है जाएगा। तीसरे चरण में 18 अन्य शहरों में 90 स्टेशन स्थापित करने को शामिल किया गया है। और फेज 3 के शहरों में बात करें तो पुणे, कानपुर, सूरत, अहमदाबाद, नागपुर, जितने भी आपके छोटे छोटे शहर हैं, जयपुर, इंदौर, भोपाल, लुधियाना, गुवाहाटी, देहरादून, तिरुवनंतपुरम, आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिए कि फेज 3 में 18 शहर 90 स्टेशन, द्वितीय चरण में 35 निगरानी स्टेशन 7 शहरों में, और पहले चरण में 7 महानगरों में, बस इतना। उसके बाद लाइसेंस जोन एक ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, अदालतों, धार्मिक संस्थानों, किसी सक्षम अधिकारी द्वारा घोषित किसी अन्य क्षेत्र के आसपास 100 मीटर से कम नहीं है। आपका ये जो ध्वनि प्रदूषण था इतना ही था। बेसिकली जैसे कि मैंने पहले बताया कि यूपी पीसीएस में इसमें से क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है। आरओ एआरओ में भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है इसी टॉपिक से, लेकिन यूपीएससी में बहुत कम चांसेस होते हैं पूछे जाने के, क्योंकि बहुत जर्नल बात होती है और दूसरी चीज़ बहुत विशेष कुछ बनता है नहीं। करंट में कुछ चल रहा हो, विशेष कोई मुद्दा आ जाए तो वो अलग की बात है। तो ये आपका लेक्चर नंबर 28 लगभग अप्रोक्स ये मान के चलिए, बाकी नंबरिंग आपको मिल जाएगी उसमें। लेक्चर के मत पीछे भागिएगा कि मैंने कोई लेक्चर दूसरा बोल दिया है और नंबर में लेक्चर लिख के कोई दूसरा आ रहा है, ये मत सोचिएगा। वो बेसिकली क्या है कि वो मिसमैच, ये नॉर्मल बात है। अब इतना याद रखना भी बहुत मुश्किल है कि हाँ हर एक पॉइंट को आप याद रखते फिरे कि 27 लेक्चर था कि 26 लेक्चर था, ये नहीं। वो सीक्वेंस में मैं तो ये इसलिए बोल देता हूँ कि ताकि नॉर्मल एक वे बना रहे कि हाँ अगला लेक्चर मुझे इस पे बनाना है, ऐसे बना था। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ध्वनि प्रदूषण खत्म हो चुका है। रेडियो सक्रिय प्रदूषण बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इस पे यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं और आगे पूछे जाने की संभावनाएं भी बहुत प्रबल हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।